पीएलपी की सियासत पे मेरा एक अलग व्यू है, मगर जब तक उनका एक लीगल स्टेटस है उनको कानून के तहत ट्रीट करना है। उन्होंने एक मार्च अनाउंस किया, वो सड़क पे निकले भी नहीं। पहली गोली या पहला हमला या पहला क्रैकडाउन रियासत की तरफ से हुआ जब पता चला कि जी उनके मरकज के बाहर जो है 2 लोग शहीद हो गए। वो जो पूरे मुरीदके के ऑपरेशन के बाद भी 3 लाशें गिनवा रही हैं, तो 2 लोगों को तो आपने पहली रात गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। यानी कि आप ये नहीं सोचते कि 50 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त टीएलपी को वोट दे चुके हैं 2018 के इलेक्शन के अंदर, तो सबको गोलियां मार दी जाए। ये सोल्यूशन हमने इस मसले का निकाला है। अभी जो बैनिंग है उसकी पैकेजिंग ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू, आपको खबर आई होगी कि पाकिस्तान में एक बड़ा वायलेंट क्राउड है जो कि निकल रहा था अमेरिकन एम्बेसी के लिए, और ना सिर्फ हमने उनको क्रैकडाउन किया, हमने उनका सियासी वजूद ही खत्म कर दिया। ये बात हमें जरूर हाईलाइट करनी पड़ेगी, और मैं जानना चाहता हूं कौन सा पाकिस्तान के अंदर इंसान है, वो किसी भी साइड का हो, जो इस बात को डिफेंड करेगा कि इवन बिफोर द क्रैकडाउन ऑफ मुरीद के स्टार्टेड, आपने किस कानून के तहत साद रिजवी के खानदान को, उसके मासूम बच्चों को किया था। क्या आप 1.5 साल के और 2 साल और 3 साल के बच्चों को भी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट शुमार करते हैं? ये तो फिर इजराइल की आर्गुमेंट है कि गजा का हर एक बच्चा हमास का ऑपरेटिव है, वो 3 साल का भी टेररिस्ट इन ट्रेनिंग है। तो या तो फिर आप बिल्कुल उस ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और आप कहते हैं कि जो हमारे मुखालिफ है उसके कम से कम बच्चे को भी मार दो, कोई इंसानियत को डिजर्व नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज जिब्रान नासिर साहब मौजूद हैं, और आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है मुल्क पूरे के अंदर, पिछले 2-2.5 साल से जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक सिविल लिबर्टीज़ के अतबार से जो क्रैकडाउन रहा है अपोजिशन के ऊपर, जनरली सियासी इख्तलाफ को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसाइल को लेके, और अब उसका एक बड़ा ही अगली एक मोड़ आया है मुरीद के मैसेकर के बाद, और अब सब्सिक्वेंटली टीएलपी को बैन करने के बाद। तो जिब्रान नासिर साहब का बड़ा यूनिक एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, इसके बावजूद कि वो मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। एक बड़ी एक मियाना रवि और एक बड़ी एक मैच्योर्ड अप्रोच नज़र आई है, और सवाल आज के लिए यही बनता है, जिब्रान भाई से पहले पूछूंगा ये मैं कि ये नज़रिया जो है, ये जहाँ पे टीएलपी की ह्यूमैनिटी भी नज़र आती है, बट एट द सेम टाइम उनके जराइम की फहरिस्त भी जो है वो, उससे आपकी आंख जो है वो, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते, और बड़ा एक मेजर्ड आपने उन पर क्रिटिक करते हुए, लेकिन उनकी इंसानियत, उनकी पाकिस्तानियत के, उनकी शहरी एक वो जो वैल्यू है और उनकी जो हकूक़ हैं उसको वो रिस्पेक्ट करते हुए। जिब्रान भाई, क्या इतनी पोलराइजिंग क्यों है सियासत के? या मरीम नवाज़ साहिबा, यस क्वीन, गर्ल बॉस औरत ने धज्जियाँ उड़ा दी मुल्लाओं की, या दूसरी तरफ कुफर के फतवे और कादियानियत के इल्ज़ाम, और जैसे मतलब इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस के अंदर आप एक तो ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, और आपको लगता क्यों है कि ये माहौल इतना खौफनाक क्यों इस हद तक पहुंच चुका हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ह्यूमन डिसेंसी और इंटेग्रिटी का तकाजा ये है कि आप अपने अंदर अगर कोई बायस है या ग्रीवेंस है या बुग्ज है, अदावत है, शिकायत है, उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको पसे पुष्ट रखते हुए जो आपके सामने हकाइक हैं आप उन पे बात करें। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि लोगों को ताज्जुब हो रहा है मेरे मौक़िफ़ पे, और ख़ास तौर पे वो हमारे दोस्त जिनको हम अमूमी तौर पे शुमार करते हैं सिविल सोसाइटी में। 2015 में मलिक हिसाक, जिनका ताल्लुक लश्कर जंगवी से था, उनका इनकाउंटर किया गया था साउथ पंजाब में। मैंने उस इनकाउंटर को कंडेम करने के लिए एक ब्लॉग लिखा था जो कि डॉन और ट्रिब्यून ने शाया करने से इनकार कर दिया था। तो फिर रज़ा रूमी साहब ने उसको पाक टी हाउस पे डाला था। मुझे पता नहीं आज तक वो ब्लॉग लाइव है कि नहीं, उसकी फ़ाइल मैंने आपकी टीम में एक मेंबर को भेजी है। तब भी काफ़ी दोस्त मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं कोई क्लॉजेटेड सिपा सहाबा हूँ या मेरे अंदर कोई बहुत ज़्यादा बायस है शिया को लेके, जबकि पूरा राइट विंग जो है, मेरा पूरा नाम मोहम्मद जिब्रान नासिर सिद्दीकी है, वो मुझे मोहम्मद जिब्रान नासिर रिजवी लिखते थे ये क्लेम करने के लिए कि मैं कोई ईरानी एजेंट हूँ या मेरा ऐसा कोई ताल्लुक है। बट बात तब भी ये थी कि मलिक इसहाक ने बेशक 100 से ज़ायद कत्ल किए हों, अगर रियासत ने भी उसे कत्ल ही करना है, सज़ा नहीं देनी, इनकाउंटर में मारना है, तो रियासत में और मलिक इसहाक में फ़र्क क्या है, और आइन फिर किस चीज़ की गारंटी देता है? और कोई ऐसा व्यू लेना कि वो अनपॉपुलर हो या उसका रद्द-ए-अमल आए, ये चीज़ें मैं पहले भी भुगत चुका हूँ, इसलिए मुझे ये प्रेशर्स नहीं फील होते और मैं एक ऑब्जेक्टिव व्यू ले पाता हूँ। आपको याद होगा इस्लामाबाद में बहरिया एनक्लेव में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का टेलीविज़न चैनल है ARY, उनके एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में उनका सेट गिर गया था और सैकड़ों की तादाद में लोग इंजर्ड हुए थे। मैंने हिम्मत करके इस्लामाबाद जाके उस वाक़े की FIR कटवाई थी। उसके नतीजे के अंदर मैं कई साल तक एक अनसेड बैन का शिकार रहा। पाकिस्तान के पहले या दूसरे जितने भी बड़े आप मीडिया चैनल में नेटवर्क में उसे गिन लें कि मेरी कोई खबर या मुझसे मुंसलिक कोई खबर या मेरी शक्ल चैनल पे नहीं दिखाई जा सकती।
अभी हालिया मेरे पे बैन 2022 से चल रहा है। अब अगेन आप कहते हैं जी एक्टिविस्ट हैं, आप सियासत करते हैं, आपका ताल्लुक सिविल सोसाइटी से है, तो प्रेस और मीडिया से तो बड़ी बना के रखनी चाहिए। मगर अपनी व्यूज़ की वजह से मैं जुलाई 2022 से मेरी पाबंदी है मेरे पे कि मैं कराची प्रेस क्लब में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि दुआ ज़ारा केस के अंदर जिस तरीके से मीडिया ने, कुछ सहाफ़ियों ने मजाक बना दिया था एक बच्ची की अबडक्शन का, और उसके साथ जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ, मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो अभी भी अगर कुछ दोस्त जो है अलग अलग कलमात कहते हैं या अलग अलग एलिगेशंस लगाते हैं या ऑनलाइन ट्रोलिंग करते हैं, तो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज भाई सबने अपनी कब्र में जाना है और सबने रात को अपने बिस्तर में सोना है। तो सुकून की नींद आपको तब आएगी जब आपको लगेगा कि आपके पास जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने उस पर वो हक अदा कर दिया है। इसीलिए जब टीएलपी में मैंने तबसरा किया, टीएलपी के साथ मेरी एक ज़ाती हिस्ट्री भी रही है। जो जराइम मैंने गिनवाए टीएलपी के, उनमें से बहुत सारे जराइम ऐसे हैं जो मेरे साथ खुद पेश आए हैं। उसमें बेशक मॉब बना के हमला करना हो, उसमें कुफर के फतवे देना हो, गुस्ताखी के फतवे देना हो, जान से मारने की धमकियां देना हो, ये सब कुछ ने अच्छे हैं। ये प्रोटेस्ट में फंसे हुए हैं 5 घंटों से हाईवे पे, मगर कह रहे हैं आज बड़ा अच्छा दिन है इटालियंस के लिए, चूंकि प्रोटेस्ट फलस्तीन के लिए हो रहा है, तो वी डोंट माइंड गेटिंग स्टक ऑन द रोड। तो अगर कोई और कराची या पाकिस्तान में शराब बंद कर रहा है तो उसको हम फौरन गालियां देना शुरू कर देते हैं, मगर इटली की जाके हम तारीफ करते हैं कि वहां कितना अच्छा एक सिविलाइज मुल्क है कि पूरा मुल्क जो है वो फलस्तीन के गम के अंदर डूबा हुआ है। ये जो प्रोटेस्ट था, एटलीस्ट उन्होंने अनाउंस किया कि वो गाजा के लिए जा रहे हैं, और जो उनकी लीगल स्टैंडिंग थी उस वक्त एज पर द लॉ ऑफ पाकिस्तान, वो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। उससे मुझे इख्तलाफ हो सकता है। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, एक्चुअली वन ऑफ द वेरी फ्यू ओनली पीपल, जिसने 2018 के अंदर एक पब्लिक एड, जो कि अगेन बड़े अखबारों ने डर के मारे टीएलपी से और रियासत के शाया करने से इनकार कर दिया था, सिर्फ 2 अखबारों में वो इश्तार छपा था जिसके अंदर मैंने बैन का मुतालबा किया था टीएलपी पे, जो इस वक्त ऑलरेडी कार्रवाई इस वक्त अमल में लाई जा रही है। तो पीएलपी की सियासत पे मेरा एक अलग व्यू है, मगर जब तक वो एक उनका एक लीगल स्टेटस है, उनको कानून के तहत ट्रीट करना है। उन्होंने एक मार्च अनाउंस किया, वो सड़क पे निकले भी नहीं। पहली गोली या पहला हमला या पहला क्रैकडाउन रियासत की तरफ से हुआ जब पता चला कि जी उनके मरकज के बाहर जो है 2 लोग शहीद हो गए। वो जो पूरे मुरीदके के ऑपरेशन के बाद भी 3 लाशें गिनवा रही हैं, तो 2 लोगों को तो आपने पहली रात गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। उसके बाद जब मुरीदके का ये ऑपरेशन हुआ और वो निकले, तो उससे पहले जो आखिरी इंटरव्यू साद रिजवी के सामने आ रहे थे, वो ये आ रहे थे कि जी हमसे आके मुज़ाकरात कर लें। अगेन जब आपको पता है कि बड़े बड़े जलसे निकलते हैं या लोग धरनों पे बैठते हैं और उनको लगता है कि एक डेड एंड आ गया है, तो एक फेस सीविंग जो है वो चाहती है पॉलिटिकल की बिल्कुल। आदत, कि भाई हमसे कोई आके मिल ले, कोई मुज़ाकरात कर ले, हमें एक सेफ पैसेज दे दे, हम भी कहते हैं हमने अपनी शरायत रख दी है हुकूमत के सामने और हुकूमत ताउन करेगी और हम घर चले जाएंगे। वो मुज़ाकरात का हमने आखिरी इंटरव्यू सुना और पता चला सुबह होते होते कि जी गोलियां चल गई। और फिर वो वीडियोस, गौरी वीडियोस मैंने देखी हैं, वो क्लिप्स मैंने देखे हैं, जिसमें कई लोग जख्मी सड़क पे लेटे हुए, कुछ जिंदा नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं भी नजर आ रहे हैं। मैं वीडियो देख के तो डिसाइवर नहीं कर सकता कि कितने डेड हैं, बट बुलेट वुंड जो हैं वो मल्टीपल लोगों के नजर आ रहे हैं, जिसको रियासत डिनाई करना चाहती है। अच्छा, अब ये जो पूरी डिबेट है कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स होए कि नहीं होए, क्या आपने गैर ज़रूरी और गैर कानूनी और गैर आईनी ताकत का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, इस पूरे क्वेश्चन को कोई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको आपने दबा दिया बाय फोकसिंग ऑन बैन टीएलपी पार्ट, कि भाई टीएलपी के बैन को सपोर्ट करो। अब सब उस बैंड वैगन पे चढ़ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं करना चाहते कि जैसे भी हों, उस जमात के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं, आइन के तहत उनके बराबर के हकूक हैं। एंड रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ के तकाजे हैं कि इस मैटर की इंक्वायरी होनी चाहिए, बट आपने इस वक्त बड़ी खबर बना दिया है बैन टीएलपी को, और छोटी खबर बन गई है कि मुरीदके के अंदर आपने क्या ऑपरेशन किया। एंड आई फाइंड दिस डिसइंजेन्युअस, जिब्रान आई भाई, ये फाइंड इट बात आपकी एक बिल्कुल दुरुस्त है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है बट ये हमारे इंटेलेक्चुअल दोस्तों की डिसऑनेस्टी तरफ से। जिब्रान भाई अभी तो नहीं शुरू हुई ना। हम भी ये नोट कर रहे हैं कि सीसीडी को लेके, फॉर एग्जांपल सीसीडी के काफ़ी क्लियरली जो एक डॉग विस्लिंग थी फेमिनिस्ट को, एक लिबरल मार्केट को, कि हम सेक्सुअल क्राइम से बहुत वायलेंट हैं, हम मर्दों के जेनिटल्स में गोलियां मार देंगे। हमारे अफसरान जो हैं, जो लीड कर रही हैं, वो ख़वातीन हैं। वो आपको लैंग्वेज यहाँ भी नज़र आई कि जो बमबारी काबुल और कंदाहार पे वगैरह पे की गई है, उसमें भी हमारे पोस्चरिंग में वो दिखा रहे हैं कि फ़ीमेल पायलट्स गए हैं। ये वॉर ऑन टेरर टाइप जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है जिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी को, ऑब्वियसली वो ताकतवर हल्के ही हैं, कमज़ोर लोग तो हमारे ये नज़रियात से मतलब इनसे सहमत नहीं है, तो सादे शायद टीएलपी टाइप ही लगें हमारी सारी अवाम को, वो हमारे हुक्मरानों को, उनको जो वो तो मैं तो जितना नज़र आ रहा था कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, पॉडकास्टर, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, वो तो मजाक उड़ा रहे थे कि अपने अपने प्राइवेट पार्ट्स बचाओ, मरियम आ गई है। कोई दूसरे सूबे में बैठा हुआ है वो भी कह रहा है कि वाह वाह वाह, पंजाब में क्या कमाल हो गया है।
तो जो सीसीडी को चीयर लीड कर रहे हो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स को और प्यूनिटिव पनिशमेंट्स को, लिटरल मेमिंग और हार्मिंग्स को, तो उन्होंने फिर टीएलपी तो शायद ज़्यादा उनसे भी सब ह्यूमन है जो पैटी क्राइम्स करते हैं, गटर के लिड चुराते हैं, औरतों को गंदे इशारे करते हैं हाथ से और मतलब कोई ग्रोप कर देते हैं, उनसे बड़ा मुजरिम तो टीएलपी उनको नज़र आता है, क्योंकि वो तो 25-30 साल की ट्रेनिंग है हमारी मजहबी डिह्यूमनाइजेशन की, जो नियो कंजर्वेटिव अमेरिका में बैठ के, इसराइल में बैठ के पूरी प्लानिंग करके पूरी दुनिया के अंदर डिह्यूमनाइज करते हैं ब्राउन लोगों की बॉडीज़ को, ब्राउन लोगों की एजेंसी और ऑटोनॉमी को, उनके आइडियाज़ को। प्लस एक जो आइडिया है कि राइचियस वायलेंस तो सिर्फ वही जो सेकुलर नेचर की है, जो एथनिक, लिसानी और कल्चरल लाइंस के ऊपर है। रिलीजियस वायलेंस तो बाय इट्स वेरी नेचर या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन, अगर वो वायलेंट हो या ना वायलेंट हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली रेलीगेट हो जाता है टू सम काइंड ऑफ सब ह्यूमैनिटी, या कोई ऐसी कैटेगरी में चला जाता है। तो आप इतने हैरान क्यों हुए थे इस बात से कि लोग इतना चीयर लीड कर रहे हैं बैनिंग को और भूल गए कि लोग कत्ल हुए हैं? मैं हैरान इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने अभी तक अपने माशरे को और अपने दोस्तों को डिसमिस नहीं किया, और मुझे अभी भी लगता है कि उनके अंदर कोई इंसानियत है और शायद वक्ती तौर पे कुछ जज्बात उन पे हावी आ गए हैं, बट अदरवाइज आई वुड कंसिडर एंड लाइक टू बिलीव दैट दे आर रैशनल बीइंग्स। तभी मैं किसी किस्म के मुकालमे में या डिस्कोर्स में उनके साथ एंगेज कर रहा हूँ। अगर कंप्लीटली डिसमिस कर दिया होता तो फिर मैं खामोशी इख्तियार कर लेता, चूँकि आप अपने जो मुतवज्जा लोग हैं उनको देख के, जिनसे मुखातिब हैं उनको देख के आप खिताब करते हैं, और अगर वो बिल्कुल ही जहन कशी उनकी हो चुकी है और दिमाग उनके बंद हो गए हैं तो फिर उनसे बात करने का फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, आपने जो इस वक्त एक लंबी तमीद बांधी, इसमें से 2 से 3 चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है। देखें, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, आपने जो इस वक्त एक लंबी तमीद बांधी, इसमें से 2 से 3 चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है। देखें, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस्तिलाह के अंदर, लिबरल, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स वाले, एनजीओ वाले, ये बड़े जनरलाइजिंग टर्म्स हैं। ठीक है, मुझे भी आप इनमें से 4-5 कैटेगरीज में डाल देंगे, मगर अभी आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मेरे जो व्यूज हैं वो उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं उन लोगों से जिनको आप इन कैटेगरी में शुमार करते हैं। सर, एक्सेप्शन रूल को प्रूव तो नहीं करते ना जिब्रान भाई? नहीं, देखें ना, नहीं देखें, एचआरसीपी है बहुत, सबसे मेरे ख्याल में अगर हम जब बात करते हैं सिविल सोसाइटी की तो सबसे पहला नाम एचआरसीपी आता है। एचआरसीपी ने टीएलपी के क्रैकडाउन पे भी सवाल उठाए, मुरीदके पे क्या जो हुआ। एचआरसीपी ने सीसीडी के इनकाउंटर्स पे भी सवाल उठाए। एचआरसीपी ने जो उस वक्त आपका बाजोड़ के अंदर और कुर्रम के अंदर जो ऑपरेशंस होते रहे वहां पे भी सवाल उठाए। अब ये है कि देखें, आजकल वायरलिटी फैक्टर है, किसी की कोई बात जिस तरह से उसने फ्रेम की है और उसने कोई चोट है या सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो वो वायरल बड़ी चली जाती है, जो कि मसाला भी हम ऐड कर देते हैं। तो वायरलिटी शुड नॉट डिफाइन कि ये पूरी की पूरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का एक व्यू है, चूंकि उस सेगमेंट से एक बंदे का व्यू बहुत वायरल चला गया है। हमें बड़ा ऑब्जेक्टिव होना है, अगर हम लोगों से इंगेज करना चाहते हैं, हम उनको कलेक्टिवली राइट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, मैं इस बात से भी इख्तलाफ करूंगा जो आप कह रहे हैं कि जो लिबरल या सेक्युलर व्यू लिखते हैं लोग, लिखते हैं कि बड़े ताकतवर लोग हैं। अगर आप पिछली दौरे हुकूमत देखेंगे तो आप देखेंगे कि यही वो लोग थे जिनके ऊपर ट्रैवल बैन्स भी लगे हुए थे, जो मिसिंग भी हो रहे थे, जिन पे एफआईआर भी कट रही थी, जिनको अलग अलग किस्म के क्रैकडाउन्स का और पाबंदियों का निशाना भी बनाया जा रहा था। ताकतवर सिर्फ इस मुल्क में एक चीज है और वो एस्टैब्लिशमेंट है। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के व्यूज के साथ अलाइन कर लेते हैं तो डेरिवेटिव पावर आपके पास भी और प्रिविलेज आ जाता है और आप वो छतर छाया एंजॉय करते हैं, जो कि कोई जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल या मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल या सूबेदार या उससे भी कोई कम आपसे खुश है। बट पिछले 20-25 साल से सर पोस्ट 9/11 वॉर ऑन टेरर एरा के अंदर जनरली एक लिबरलाइज वर्ल्ड ऑर्डर या एक थोड़ी सी ज़्यादा डी रेडिकलाइज पाकिस्तान को ही फेवर मिला है। पिछले 20-25 साल से पलड़ा जो है वो, मेरा मकसद भी ये कहने का यही है कि वो ताकतवर नहीं है, बट इस वक्त स्टेट का नैरेटिव चूंकि ये है पिछले 20-25 साल में जनरली मजहबी बैलेंस के अंदर लिबरलाइजेशन की तरफ ही फोकस रहा है। यूएस एड की रेल पेल रही है सर।
मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। Sure. देखिए, मेरा नाम हिट लिस्टों पे कब आया? जब ये डीरेगुलेशन का प्रोग्राम चल रहा था और मैं तालिबान को अपोज कर रहा था, तब मेरा नाम हिट लिस्टों के ऊपर आया। तब मुझे कराची में कोई घर नहीं देता था, नहीं, तब मेरे पे आप मैंने नहीं, आपको बताया ना, सुन लेना सर। यू आप नहीं, आई एम नॉट एन सर, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। मेरे साथ जो उस वक्त बाकी not दोस्त not थे, you, but there's उन्होंने a भी few dozen उन्होंने people उन्होंने भी सफर who किया। did not play along, हाँ, who did not play along. सर, But you have to पॉइंट admit that the mainstream was playing नहीं, along. Everyone मैं इसलिए भी played मैं along to इस get पे along. भी हुआ था. मैं इस पे भी एग्री नहीं करता। मैं इस पे भी एग्री नहीं करता, क्योंकि जीएचक्यू के एक प्रेस रिलीज होता है जो पेंटागन को जाता है, और एक हुक्मनामा होता है जो पाकिस्तान में जाता है। यही 9/11 के बाद जो पूरी दुनिया पाकिस्तान को अक्यूज करती रही है, वो डबल गेम पे करती रही है। गुड तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक पे करती रही है। पेंटागन को तो हम दिखाते रहे कि पूरा मुल्क ही जंगलियों का है, अगर जर्नल नहीं होगा तो ये सारे जंगली हावी हो जाएंगे, अमेरिकन एम्बेसी को आग लगा देंगे। तो आपके एसेट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि हम इसको बंद कर दें। चीफ जस्टिस को भी निकालना जरूरी है, जो कि इफ्तिखार चौधरी मिसिंग पर्सन पे बड़े सवाल पूछता है, तो इसलिए हमने इसको निकाला है, वो भी ठीक है। ये इलेक्शंस करवा देंगे तो वो भी बड़ा मसला हो जाएगा। जरदारी साहब भी अपनी प्रेसिडेंशियल पावर शुरू में नहीं देना चाह रहे थे। अगर आप विकीलीक्स पढ़ें, गो के अब वो कहते हैं कि मैंने पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया। तो इन सबके इश्यूज चलते रहते हैं। और लोकल जो पॉलिसी हम पे होता है, हम जो तफरीक बताते थे, हम जो कहते थे कि आपने आदों पे हाथ रखा हुआ है, हम जो कहते थे कि 2013 और 14 में, यानी कि वॉर ऑन टेरर के 13-15 साल बाद भी आप इलेक्शंस में जो बैंड आउटफिट्स हैं इनसे इत्तेहाद कर रहे हैं, इनके लोगों के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, या वो पीटीआई हो। और जो वैसे राइट विंग जमातें रिलीजियस, वो तो करती ही करती हैं। तो हमें उस पर अपोज किया जाता था। तो जब भी आप इस्टेब्लिशमेंट के, जो आज भी रिडल्ड है with all these double standards, with all these contradictions, कि वो आपको ये बता के कि जी वो अफगानिस्तान में खवातीन गई थी। मोदी ने भी 3 खवातीन बैठा के बताया था कि देखो हमने सिविलियंस मार दिए पाकिस्तान में, मगर ये देखो ये खवातीन बैठी हुई, तो कितना अच्छा हमने वुमेन एम्पावरमेंट वाला काम किया, जिसको हम एक्सपोज कर रहे थे। तो ये सवाल हमें कुछ अपने आप से पूछने चाहिए। और ये भी एक और सब बड़ा इशू है कि जी ब्लेम बाय कोरिलेशन इज नॉट कॉजालिटी, एंड गिल्ट बाय एसोसिएशन। मैंने लोगों को कमेंट्स में पढ़ा कि जी वो टीएलपी के फलाना झत्ते ने कराची में एक बंदे को मार दिया था मॉब लिंच करके, तो इसलिए लाहौर पे उन पे फायरिंग सही हुई है। इसका मतलब है कि जिन्होंने मॉब लिंच किया था वही लाहौर में थे जो गोलियां खा रहे थे, और वो उसी जुर्म में खा रहे थे, और उसी जुर्म में उनको अरेस्ट किया जा रहा था और रेजिस्ट कर रहे थे, इसलिए उनको गोली मारी गई। यानी कि आप ये नहीं सोचते कि 50 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त टीएलपी को वोट दे चुके हैं 2018 के इलेक्शन के अंदर। तो क्या सब पे एफआईआर नहीं हो सकती, तो सबको गोलियां मार दी जाएं? ये सोल्यूशन हमने इस मसले का निकाला है। और हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? 25 करोड़ बहुत आवाम होती है सर। बहुत सारे लोग जो टीएलपी के मेंबर भी ना हो, वो टीएलपी के बहुत सारे आइडियोलॉजिकल स्टांसेस, सिंपैथीज रखते हैं। आपकी मेन स्ट्रीम पार्टी में ऐसे लोग जो सिंपैथी रखते हैं। बरेलवी मकतब फिक्र पाकिस्तान की अक्सरियत है सर। हाँ, और ये देखिए हमने कब किसको माफ करना है और कब किसको बख्श देना है। हमने 26 नवंबर को, जो आप 11 तो जनाजे रिकॉर्ड के ऊपर आ गए ना, तस्वीरों के साथ, जो लोग इस्लामाबाद में मरे थे। मगर ये वही हुकूमत है ना जिसने अवाम के टैक्स के पैसे से, अरबों रुपए से हर चैनल पे इश्तिहार चलाया और बोला कि अल्लाह के फजलो करम से बगैर किसी जानी नुकसान के हमने शरपसंदों से इस्लामाबाद खाली करा दिया, और बाद में 11 जनाजे हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। तो इस हुकूमत की क्या इंटेग्रिटी है? ये वही हुकूमत है जिसको हमने माफ कर दिया कि जी आपकी लेजिटिमेसी नहीं है, आप इलेक्शन चोरी करके आए हैं। आई मीन व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म, व्हाट इज वल्गैरिटी, व्हाट इज ज्यादती? आपने पूरी आवाम का मैंडेट ही जीरो कर दिया। आपने कहा 25 करोड़ आवाम मैटर ही नहीं करती है क्या व्यू रखते क्या व्यू नहीं रखते, इनको दफा करो, हम तय करेंगे मुल्क का वजीर आजम कौन है। आपने जब ये फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस कि आपका मैंडेट ही खत्म कर दिया, आपकी रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दी, आपने ये एक्सेप्ट कर ली है, तो जो मुरीद के में हुआ था वो वैसे तो बड़ा गौरी है और ब्रूटल इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्शन, बट उसके मुकाबले में तो बहुत छोटा पॉलिटिकल वायलेंस हुआ ना कि आप वहां आपने 25 करोड़ लोगों को जो है अपने मजालिम का निशाना बनाया था, यहां आपने कुछ सैकड़ों हजारों अफराद को मजालिम का निशाना बनाया है। तो हमें एक कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखनी चाहिए कि हम कौन कौन से गुनाह माफ कर देते हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब कोई खड़े होकर तकरीर करेंगे टीएलपी के खिलाफ, तो हम बोलेंगे मुल्क को ऐसा लीडर चाहिए, मगर हम भूल जाएंगे कि अभी 2.5 साल पहले की बात है, नासिर शाह साहब थे, लाहौर पहुंचे हुए थे, टीएलपी के साथ बाकायदा पब्लिकली डिक्लेयर्ड इत्तेहाद किया। टीएलपी के जो पीपल्स पार्टी ने जो पोस्टर्स लगाए जुल्फिकार अली भुट्टो के, उसके नीचे रोटी कपड़ा मकान नहीं लिखा, उसके नीचे जो है वो सेकंड जो आईनी तरमीम है उसका जिक्र किया, और उस कोलिशन की वजह से पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सेकंड नंबर पे आई थी, जिसकी सेलिब्रेटरी ट्वीट जो है वो बिलावल भुट्टो ने लगाई कि देखिए हमारी रिसर्जेंस लाहौर में हो रही है, जो कि टीएलपी से इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं थी। मगर आज वो भी गाड़ी के नीचे दे देंगे और बोल देंगे हाँ ये तो जत्था है, इसको बैन करो, इसको बंद करो, क्योंकि दैट्स अ बैंड वैगन वी शुड ऑल बी ऑन। तो हमारा हिस्ट्री हम कलेक्ट नहीं करते, हम चीजों को मैंने सुना है कि हमें जब मुश्किल वक्त आता है, जब जंग होती है हमारी, तो हमें ऐसे लिबरल, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, कैम्ब्रिज एजुकेटेड, वेस्टर्न ट्रेंड हमें स्पोक्स पीपल चाहिए होते हैं, बिलावल जरदारी साहब जैसे,
कि जो हमारा दिफा कर सकें करण थापड़ जैसे ख़तरे के सामने। मतलब करण थापड़ अगर वो अपने माउथ मिसाइल्स छोड़ देता था पाकिस्तान पे तो सर हम कहाँ भागते। लाहौर पोर्ट तो फतह कर देखिए लिया था जी, उन्होंने ऑलरेडी, तो बिलावल के ये बगैर। तो ये तो आप लोगों के लिए हॉर्स एंड कैटल शो है ना। आपने इलेक्शन चोरी करना है और आप चाहते हैं स्टेट हिट आपने डिपार्टमेंट पंजाब को सवाल ही ना करना है, करे। आप लोगों से रहा नहीं जाता, मैंने नहीं, देखा है। हमारे हाँ ऑर्सन तो कैटल शो पे नजर होती है नहीं, आप लोगों की। मैं चूंकि आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा कल्चरल रेफरेंस दूंगा ना जो आपको हमारा समझ में आए। रोमन मैंने फिर कहा कॉलोसियम आपको पसंद नहीं है। मैं अपने मुखातिब को देख के बात करूंगा ना। जो मैं तो आपको जो रेफरेंस समझ में आ गया चलें। इसको अच्छा हाँ। और नानका मेरा पंजाब का है और पंजाब में ही रहता है, तो अगर मैं अपनी आधी रेस पे बात कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में डूड मैं उसमें भी कोई लिटरली आई मुबारका एम नहीं है। पुलिंग योर लेग में। हाँ हाँ। तो नहीं, लोग बड़े हसास हैं आजकल, तो मैंने कहा मैं ये भी व्यू दे दूं। चूंकि मेरी एथनिसिटी भी रोज चेंज हो जाती है, ट्विटर पे मुझे बताया जाता है कि ये फलां के हवाले से बुक्स रखता है, ये फलां के हवाले से बुक्स रखता है। बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज, देखिए जी, आपने अगर इलेक्शन चोरी करना है और आप चाहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट से उसके ऊपर कोई व्यू ना आए, कोई अपोजिशन ना आए, तो जितना असला चाहिए और जितनी सपोर्ट चाहिए यूक्रेन को आप वो प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी हम जो पाकिस्तान में चला रहे हैं और जो जैसे काम कर रहे हैं वो हम ना करें, तो आप क्वाइटली बैठ के अब्राहम अकॉर्ड्स की अडॉप्शन शुरू कर दीजिए और नॉर्मलाइजेशन बैक एंड पे शुरू कर दीजिए इसराइल के साथ ताल्लुकात की। तो आप जब वो बड़ा गेम खेल रहे हैं तो यहां बैठ के आप करण थापर को इंटरव्यू दे के ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तो हमें लगता है कि करण थापर को जो इंप्रेस करना बड़ा जरूरी था, जिनको हमने इंप्रेस करना था उनको और कुछ बहुत बेच बाच के हम इंप्रेस कर चुके हैं। अब जखायर निकाल के दे रहे हैं, पहाड़ अपने खोल रहे हैं उनके लिए हम। तो जिस सूबे के अंदर वो पहाड़ है वहां के लोग मैटर करते हैं कि नहीं करते, उन पहाड़ों के नीचे उनकी मास ग्रेव्स हैं कि नहीं है, ये थोड़ी मैटर करता है। मैटर ये करता है कि जो मॉरल पुलिस ऑफ द वर्ल्ड है, जो पावर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो हमसे खुश है कि नहीं। चाइना खुश है, चूंकि हमने टोयोटा को कितना अच्छा लगेगा अगर आप टोयोटा की बड़ी अच्छी डीलरशिप मेन रोड पे बनाए जहां पे बड़ा बड़ा टोयोटा का आप इश्तेहार लगाएं और सारी गाड़ियां वहां पे आप टोयोटा की बेचें। तो हम वो बड़ा शोरूम बन चुके हैं चाइनीज आर्सेनल के लिए। और अमेरिका के लिए जो उनके डिप्लोमेटिक और जो नया रीडिफाइनिंग ऑफ द गल्फ है उसके अंदर हम अहम किरदार कर रहे हैं। तो जब बिग बॉयज को हमने खुश रखा हुआ है तो ये तो सिर्फ हमें अपीस करने के लिए, दिखाने के लिए कि फलाना डेलीगेशन भेजना, फलाना यूरोपियन मुल्क जरूरी था। नहीं पर जैसे इतना अगर डेलीगेशन भेजने फेटलिस्ट, से, सर यहाँ पे मैं एक बात कहना जैसे चाहूंगा, कि इतना डेलीगेशन आपका भेजने से फेटलिस्ट वर्ल्ड व्यू है। नहीं, जैसे कि डेलीगेशन भेजने से कोई फर्क पड़ता तो जी यूरोप बहुत पहले सांस ले चुका होता ना सर, आपका फलस्तीन के इतना ऊपर। कोई फेटलिस्टिक पाकिस्तान जो, मुखरा है क्या? सर इतना जो फेटलिस्टिक व्यू है कि चूंकि बाहर बिग बॉय सेटिस्फाइड है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सीधी हुई हुई है, तो डोमेस्टिक लेवल पे आपका फिर ऐसे स्ट्रगल करना, अपने तबके के साथ फड्डा लेना टीएलपी के मामले के ऊपर, या मेरा अपने मजहबी तबके से फड्डा लेना टीएलपी की बदमाशियों के ऊपर, हमें को मतलब अकल करनी चाहिए फिर। यानी कि नहीं, अगर गो अलोंग टू गेट अलोंग क्यों नहीं खेल रहे आप फिर? व्हाट इज योर मेरे भाई, प्रॉब्लम? चूंकि चूंकि मेरे भाई डिग्निटी वो नहीं है, दूसरे आपको बताते हैं। डिग्निटी वो है जो आप एहसास खुद रखते हैं। अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी जो है ना वो सेंस ऑफ सेल्फ से आती है। सर ये बहुत आपकी एब्स्ट्रैक्ट है मेरे लिए इज्जत, सर। नहीं ये एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं है, ये आपकी इज्जत नफ्स है। ये तो फिर आपने वही बात कर ली कि जितनी भी बलोच मुजाहिमत कर रहे हैं 50 साल से, कि वो देख रहे हैं कि 50 साल से कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट ऑपरेशन वर्स ही होते गए, मिसिंग पर्सनस में जो है वो इजाफा ही होता गया, उनकी तादाद कम नहीं हुई। तो बीवाईसी की सारी लीडरशिप आए, घुटने टेके और सलूट मारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। अगर इज्जत नफ्स मैटर नहीं करती तो 200 साल हुकूमत की थी, 250 साल हुकूमत की थी अंग्रेज ने। हमें 1947 तक क्या जरूरत थी किसी भगत सिंह की या किसी बाचा खान की या खुदाई खदमतगार की या किसी भी और मूवमेंट की? हमें तो जरूरत नहीं थी। तो ये चीजें दबती नहीं जब तक आप जिंदा हैं और आपको अपने जिंदा होने का एहसास है। आप रिवॉल्ट करते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं और आप वेट करते हैं, और ये पेंडुलम स्विंग करता है। किसी एक फतेह वाहिद से रेवोल्यूशन नहीं आती, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट प्ले। वर्ल्ड वॉर का होना और ब्रिटिश एम्पायर का बैंकरप्ट होना जरूरी था फॉर देम टू एक्चुअली पैक देयर बैग्स एंड गो, बट दे वुड हैव नॉट डन सो इफ दे वर नॉट फेयरिंग म्यूटिनी विद इन द आर्मी रैंक्स, इफ दे वर नॉट फेसिंग पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑलरेडी ऑन ग्राउंड। आइसोलेशन में चीजें नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट प्ले। तो आपने ये आग तो जला के, ये लौ तो जला के रखनी है और फिर वेट करना है कि चेंज ऑफ टाइड आएगा। तो पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर्स में जहाँ पे प्रीटी मच एटलीस्ट कल्चरल कॉन्शियसनेस में तस्वुर ये होता है कि अब सब पत्थर में लकीर है, एवरीथिंग इज सेट इन स्टोन, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, अब इसको डोंट शेक द बोट, डोंट रॉक इट टू मच, अब करोगे तो बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल की वायलेंस अनफोल्ड करेगी, और वो उसके कभी कभी हल्के हल्के मज़ाहिर दिखा भी देती है स्टेट हमारी, इंटरनली और एक्सटर्नली भी, अफगानिस्तान का केस हो, इंडिया का केस हो। ये सब कॉन्टेक्स्ट रखते हुए नज़र में आपको क्या लगता है कि ये बोट थोड़ी रॉक करना, चाहे पीटीआई के मामले को लेके हो, चाहे टीएलपी के मामले को लेके हो, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? लाइक इज़ देयर एनी, क्या एक रीजनेबिलिटी है हमारी स्टेट के अंदर, क्या हमारी इलीट के अंदर कि चलो रेवोल्यूशन नहीं, रिफॉर्म और एवोल्यूशन के थ्रू ही हम चेंज कर लें कि क्लियरली दिस इज़ नॉट वर्किंग? यानी आपको क्यों लगता है कि ये माशा माशा करके आप एक ढेरी बना लेंगे कि यार ये देखो
ये भी एक तर्ज ज़िंदगी है, इस पे हम चल सकते हैं। क्योंकि चेंजेस आपके इंक्रीमेंटल और ग्रेजुअली आए हैं ना मुल्क में, आप सिर्फ बदतर की तरफ तो नहीं गए हैं, आपने अपना नशेब फराज दोनों ही देखे हैं। और जब भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट में कोई चेंज आता है ऑफ द हायरार्की, तो वो पुराना पॉलिटिकल बैगेज डिसोन कर देते हैं। तो उस वक्त एलाइज होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उनको गिरा दिया जाता है, और जो जेलों में होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है कि चलो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश स्लेट के साथ। और फिर बैठ के वही लोग पुरानों की करप्शन बता रहे होते हैं कि यार वो फलाना जनरल तो बड़ा करप्ट था, देखो हम उसकी कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, आधा मुल्क खा गया था वो अपनी करप्शन में, आपको अब एहसास हो रहा है। तो ये इंस्टीट्यूशन के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनका भी होते हैं ना, द स्टार्स मस्ट अलाइन जी सर। फॉर थिंग्स टू हैपन। तो जब वो एक आपको जगह मिलती है खेलने की, आपके लिए चीजें जो है वो ग्राउंड फर्टाइल होता है, तो जो इस कॉज को, मिशन को लेके आप चल रहे होते हैं, आप उसको आगे पुश करके कोई ना कोई अच्छी खैर की उम्मीद रखते हैं कि भाई अब स्पेस मिल गई है मीडिया को बात करने की, अब स्पेस मिल गई है सियासतदानों को कोई बात करने की, तो वो जिस तर्ज जिंदगी का हम ख्वाब दिखा रहे हैं उस तरफ कोई पेशरफ्त हो सकता है, मुमकिन हो तो हो जाए। मगर वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरऑल रेवोल्यूशन आ जाएगी, वो तो बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका में ही नहीं आई। वहां के जो एक्चुअल पावर होल्डर्स है वो अभी भी बैठे हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो बड़ा क्लियरली अपने आप को साइड पे कर लिया। यहाँ भी कल को आपको खुदा ना खासा सड़कों पे अनारकी नजर आए, तो जो असल मसला है वो तो अब अपनी जगह बरकरार रहेगा, वो अपने आप को साइड कर देंगे। जिनको इन्होंने इस वक्त मनसबों पर बैठाया हुआ है, चीफ मिनिस्टर के, वजीर आजम को, उन्हीं को गाड़ी के नीचे देंगे और बोलेंगे इन्हीं को हटा दो, चीफ जस्टिस को हटा दो, मुल्क ठीक हो जाएगा। और हम इस ख्वाब को तस्लीम कर लेंगे कि हाँ जी आपने बिल्कुल सही बात की, आपने बड़ा अच्छा धोखा दिया, और हम खुश हो जाएंगे, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक स्टेज पॉपुलर रेवोल्यूशन का। और देखिए डेमोक्रेसी जो है ना, एक और बात देखें, एक और बात, हम जो बात करते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस इस मुल्क में फाल होनी चाहिए, हम जो बात करते हैं कि लेबर यूनियंस इस मुल्क में फाल होनी चाहिए, हम जो बात करते हैं कि अपना वर्कर्स यूनियंस इस मुल्क में फाल होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स फाल होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप कल अगर स्टूडेंट यूनियंस फाल कर देंगे तो पाकिस्तान के मसले खत्म हो जाएंगे, या लेबर यूनियन आप फाल कर देंगे तो पाकिस्तान की गुर्बत के मसले हल हो जाएंगे, सबको फेयर शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। जमहूरियत जो है, या सोसाइटी जो है, इट्स अ कंटिन्यूस डायलॉग। आपके स्टूडेंट यूनियंस के अंदर भी इसी माशरे से लोग आएंगे जिस माशरे से आपकी असेंबली में लोग आए हैं, आपकी वर्कर्स और लेबर यूनियन में भी इसी माशरे से लोग आएंगे जिस माशरे से आपकी असेंबली और आर्मी में लोग आए हैं। आपको वहां पे शिद्दत पसंदी मिलेंगे, रुजत पसंदी मिलेंगे, मॉडरेट्स भी मिलेंगे, प्रोग्रेसिव भी मिलेंगे, करप्ट भी मिलेंगे, प्रिंसिपल भी मिलेंगे, जो कंप्लेसेंट है वो भी मिलेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी मिलेंगे, जो कंप्लाई करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो भी मिलेंगे, जो रेजिस्ट करना चाहते हैं वो भी मिलेंगे। मगर इस डायलॉग के एवेन्यूज बढ़ेंगे, एक और एवेन्यू आएगा जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि पहले बार के ऊपर, बार को तोड़ा गया और बार को अब प्लॉट्स दे के, आर्म्स के लाइसेंस दे के, वकीलों को और बड़े तोहफे तहफ दे के आपने बार को कंट्रोल किया। आपने यूनियन जो जर्नलिस्ट की हैं इनको तोड़ा और आपने इनके अंदर तफरीक पैदा की और आपने इनको कंट्रोल करना शुरू किया। आपने सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को तोड़ा, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग बना के कंट्रोल करना शुरू किया और बाकियों को आपने पीछे डाल दिया जो सीनियर्स थे। आपने इसी तरीके से जो है मीडिया के अंदर चैनलों को आपस में लड़वाया, एक सहाफी से दूसरे सहाफी को लिफाफा बुलवाया, और इस डिवाइड एंड रूल के अंदर आपने कुछ चैनल जो है खुद अपने ओन किए। इसी तरीके से ये काम जो है ये तुलबा यूनियन के साथ भी करेंगे, ये लेबर यूनियन के साथ भी करेंगे। मगर द फैक्ट दैट दे आर सो एडमेंट कि ये जितने भी एवेन्यूज हैं पब्लिक रेजिस्टेंस के या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के, इनमें इंटरफेयर करो, इसका मतलब है इनको इनसे थ्रेट रहती है। अगर थ्रेट ना रहती तो 26वीं तरमीम ना आती। 26वीं तरमीम के आने का मतलब है कि अदालत फाल थी, ये अदालत इलेक्शन पे सवाल उठाई जा सकती थी, एंड दे हैड टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ अबडक्टिंग पार्लियामेंटेरियंस एंड कोर्सिंग देम इनटू वोटिंग फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आपको बताती है कि इसमें जान है, ये मुर्दा नहीं हुआ है ये माशरा। और ये जब भी हल्का सा हिलता है तो फौरन जो एस्टैब्लिशमेंट सटपटा जाती है कि भाई इसको दोबारा से कोमा में लेके जाओ, इसको हैवी जो डोज दो बेहोशी की, इसको ब्रेन डेड करो, जिस तरह से कर सकते हो। तो ये एवेन्यूज यूथ के जो हैं, जेनजी इस वक्त जो सोचती है वो बेबाक बोलती है, बगैर फिल्टर के बोलती है, बड़ा घबराती है एस्टैब्लिशमेंट इससे, और वो डरते हैं कि कहीं पे ये ऑर्गेनाइज ना हो जाए, मोबिलाइज ना हो जाए और अपनी बात को क्वांटिफाई ना कर सकें, एक जगह प्रेजेंट ना कर सकें और वोकलाइज ना करना शुरू कर दें तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर्स में। तो इसलिए मगर आप जब ये एवेन्यूज बनाएंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली और बेहतरी आएगी जब डायलॉग के ये एवेन्यूज खुलेंगे। वो मुकम्मल सोल्यूशन नहीं होगा बट हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त द फैक्ट दैट करंट एवेन्यूज को इतना बुरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, इसका मतलब है देयर इज एक्टिव रेजिस्टेंस। फिलहाल उनका गलबा है बट इट डज नॉट मीन कि सबने अपने हथियार डाल दिए हैं। फेयर इनफ। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि आपने पहले जिक्र किया था स्टार्ट में डिस्कशन के कि आप सहमत थे, बल्कि कायल थे टीएलपी की बैनिंग के। अभी आपका जो इख्तलाफ है वो सिर्फ तरीक़ाकार का है या आप प्रिंसिपली भी अपोज्ड हैं इस किस्म की बैनिंग को? अब क्या आपने इस पर रिव्यू कर लिया और आप कहते हैं कि नहीं यार ये गलत है? इज इट जस्ट जी मैं प्रिंसिपली अपोज नहीं हूँ। आप गो थ्रू दी रीजनिंग जो आपकी है कि
अभी क्या प्रॉब्लम है, और जनरली इन अ वैक्यूम या इन एब्स्ट्रैक्ट आप क्यों चाहते हैं कि टीएलपी बैन है? देखिए, कोई भी ऐसी सियासी जमात के जिसके खिलाफ कोई फैसला आए एक ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर वो डायरेक्टली पार्टी भी नहीं है और फैसला उनको पसंद ना आए, तो वो आगे से तकरीर करें कि चीफ जस्टिस का स्टाफ जो है वो चीफ जस्टिस को आज रात गोली मार दे, आर्मी चीफ का स्टाफ जो है वो आर्मी चीफ को गोली मार दे, वजीर आजम का स्टाफ जो है वजीर आजम को गोली मार दे। आपको तो लगता है ये आप यूनिक है टू टीएलपी? तो ये यूनिक फिनोमेना टू टीएलपी, उनकी जो मजहबी रेटरिक है, मुझे भी ऐसे फील होता है कि चूंकि यूनिक है टू ना टीएलपी। जी ठीक है, चूंकि देखिए ना सिर्फ वो थानों के मुहासरे करते हैं, जी ना सिर्फ वो लोगों को थाने तोड़ के निकाल के मॉब लिंच करते हैं, ना सिर्फ वो जहां दिल चाहता है जिसकी मजहबी इबादत गाह को तोड़ दे, आग लगा दें और उसका जश्न मनाएं। जी और उस वक्त ये यही पार्टी जो इनको बैन कर रही है ये इनके साथ होती हैं, क्योंकि उनका उस वक्त मौकफ था इनको अपीज करना। जी जी और कल को भी अगर नून लीग और टीएलपी का कोई इत्तेहाद होता है तो सरप्राइज में तुझे हो जाएगा, बिकॉज कतई नहीं। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते और कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते। यही नून लीग पहुंची हुई होगी माफीनामा लेके टीएलपी के पास। तो इनकी सियासत के अंदर एक एलिमेंट है। बात यह कि उस वक्त जो क्राइम हो रहा है आप उनको उस क्राइम की सजा दीजिए। जी अगर इनकी आपने बैनिंग करनी है तो आप इनकी बैनिंग इस नैरेटिव पे कीजिए, आप इनकी बैनिंग इस पॉलिटिक्स पे कीजिए कि आप वायलेंट को एज ए कंटिन्यूअस टूल इन पॉलिटिक्स। अगर आप इस साल के भी रमा वाकये देख लेंगे जो एमजी कम्युनिटी के साथ एक्ट्स ऑफ वायलेंस हुए तो आपको टीएलपी की काफी वाकयात मिल जाएंगे। उसको बेस आप बनाइए। अभी आप जो बेस बना के बैन कर खुले रहे हम हैं, सब ने देखे सर वीडियोस, अहमदी जो उनकी इबादत गाहें वो तोड़ी फोड़ी अभी सब जो कुछ आप इस की। वक्त बैन कर रहे हैं, अभी जो इस वक्त आप बैन कर रहे हैं, गो कि मैं नॉट प्रिंसिपली अपोज्ड टू द बैनिंग इटसेल्फ, मगर अभी जो बैनिंग है उसकी पैकेजिंग ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू, आपको खबर आई होगी कि पाकिस्तान में एक बड़ा वायलेंट क्राउड है लाल मस्जिद जो कि स्टाइल, निकल रहा ठीक था, ठीक। हाँ, जो कि निकल रहा था अमेरिकन एम्बेसी के लिए। और ना सिर्फ हमने उनको क्रैकडाउन किया, हमने उनका सियासी वजूद ही खत्म कर दिया। तो मैं तो ये देखो हम कितना जरूरी हैं। मैं ये जान तो सकता हूं इस वक्त तो कि ये मैं अज्यूम करता हूं फॉरेन कि आप कंट्रीज को प्ले करने के लिए है ये। मैं अज्यूम करता हूं कि आप लाल मस्जिद सिंपथाइजर भी थे, जिस तरह के आप सिंपथाइजर हैं। नहीं नहीं, आप, मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ इमरान भाई, यानी जिस हाँ। तरह आपका सिमिलर स्टांस होगा आई सस्पेक्ट लाल मस्जिद के टाइम पे भी, कि ये वो जो एक परफॉर्मेटिव इंटरनेशनलिस्ट, एक जो एक थिएटर प्ले, एक ग्लोबल स्टेज पे थिएटर किया जा रहा है कि देखो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रोथ था, हमने उसको उसकी फींसी फोड़ा बनी और हमने फोड़े में लाल सर्जरी मस्जिद की। जो है, लाल मस्जिद की जो असल इंक्वायरी है ना, दैट शुड नॉट हैव बीन लिमिटेड टू अब्दुल रशीद एंड अब्दुल अजीज। जी ठीक है, लाल मस्जिद में ये भी देखना है कि वॉज देयर ए कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बिटवीन टू ऑफ योर बिगेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज? Was it a tussle between the जी ISI and the MI which led to the Lal Masjid showdown? किन्होंने आर्म्स किया, किन्होंने असले पहुंचाए, किन्होंने वो सारा मवाद लाके रखा लाल मस्जिद में? अगर रियासत उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, उनके पास वो असला आया कहां से? शुरू में किसकी पेट्रनेज में वो पढ़ रहे थे? कौन मिक्स मैसेजिंग कर रहा था कि आप अपना स्टांस जारी रखिए, और यहां से बात हो रही थी कि जी हम आपके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। एंड द फैक्ट कि वो जो भी मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसकी आज से कोई फेयर इंक्वायरी नहीं हो सकी। हमें बस खबर मिली कि जी पहली गोली चली, कर्नल हारून को शहीद कर दिया, उसके बाद जी ऑल ग्लव्स आर ऑफ एंड वी हैड टू गो इन एंड किल एवरीबॉडी। वो जो क्लेम्स आए कि इतने वहां पे निहत्ते स्टूडेंट्स थे जिनको जला दिया गया, मार दिया गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई ना। तो जब इंक्वायरी नहीं होती तो अफवाह जन्म लेती है, स्पेकुलेशंस आर सेम जिस तरह जी रायन ग्रिम साहब ने कह दिया कि 1000+ लोग मर गए, इनकी गलती है स्टेट ने। जिस तरह ड्रॉप साइट न्यूज़ और बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ये बात चली, हमारी स्टेट की ही फेलियर है। उन्होंने ना रिपोर्टिंग होने दी, ना इंक्वायरी बैठी वहाँ पे। अब मुरीद के में दर्जन मरे या 1000, इसमें अब क्या सफाई पेश करे, कोई क्या बहस करे? तो बात वही है ना जी कि अगर 26 नवंबर में जो 11 मरे थे, अगर आप उसकी इंक्वायरी कर देंगे तो द बक वोंट स्टॉप विद द एसएसपी ना, द बक वोंट स्टॉप विद द डीआईजी और द आईजी। पर सभी अपनी नौकरी खोने से पहले बता देंगे कि उनको ऊपर कहां से कॉल आई थी कि ये काम करो, किसने स्नाइपर्स बैठाए हुए थे ऊपर। यही बात मुरीदके में होगी, यही बात लाल मस्जिद के अंदर होगी। मगर अब्दुल अजीज का आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट नोन, मेरी शायद एक्टिविज्म की पहली शायद मशहूरी पाकिस्तान में इसलिए हुआ था बिकॉज आई ओपनली कॉल्ड आउट अब्दुल अजीज एंड कंडेम्ड द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड द वर्क ही वाज डूइंग ओवर देयर। बट बात वही है कि जब आप उनके खिलाफ डिमांड करते हैं, जब आप उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं, जब आप उनके खिलाफ रूल ऑफ का कहते हैं, कोई एहतसाब उनका डिमांड करते हैं, तो वो आप कहते हैं एज पर रूल ऑफ लॉ कि हमने अदालतें बनाई हुई हैं, हमारे पास लॉकअप है, हमारे पास एफआईआर का रजिस्टर है। हम ये नहीं कहते कि जी कोनों में ले जाओ, गोली मार दो और खसकम जहां पाक, और हम कह सकते थे यार इतने में तो इतना ही मुमकिन था, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, बट यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। आपका प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बात है, फिट है। मॉब वायलेंस के बदला मॉब वायलेंस नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बेंच। बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, ये असूल नहीं हो सकता। वहाँ पे फिर मुझे बैनिंग से भी एक ज़रा एक मुझे प्रैक्टिकल कंसर्न होता है कि जहाँ प्रिंसिपल तो कंसिस्टेंट है कि यार वो एक
मुसलसल वायलेंस का सिस्टम लेके चलते हैं, जहाँ पे वो किसी भी वक्त किसी की जान को वो एट स्टेक लगा सकते हैं सिविलियंस को उकसा के। और उनके पास एक टूल आ गया है, एक बड़ा कैच ऑल टूल है, और उसकी एक जीनियोलॉजी है पूरी, जो ब्लास्फेमी की पाकिस्तान के, पंजाब के और इंडिया के खत्े के अंदर जो है पिछले 150-200 साल की उसकी जीनियोलॉजी है। उसमें अभी अरफात भाई जो है उनसे एक डिस्कशन भी हुई है हमारी, वो इंशाल्लाह वो भी शाया हो जाएगी। आई थिंक पहले शाया हो चुकी होगी इस गुफ्तगू से, तो शायद वो कॉन्टेक्चुअली लोग देख भी सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी जीनियोलॉजी वो बयान करते हैं। उस कल्चर को एक्सप्लॉइट करते हुए वो बड़े इफेक्टिवली लोगों को, जैसे कहना नहीं चाहिए बट जैसे स्लीपर एजेंट को वो एक अवेकन कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ दिस लैंग्वेज में, बहुत वो डर, मतलब वो विद पिंच ऑफ सॉल्ट ये बात कर रहा हूँ। तो वो एक्सट्रीम बिहेवियर या वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म या उसका सियासी इजहार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा अगर TLP बैन होगी। मुझे उसकी बैनिंग से मुझे नहीं पता आपकी क्या सहमति क्यों बनती है। मुझे प्रैक्टिकली लगता है कि ये बड़ी absurd सी एक एक्सपेक्टेशन है कि बैन होएगा तो मसला हल हो गया। चूंकि आपने देखें मसला हल नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि हाँ देखिए, आपने कम से कम ये बताना है कि जो कानून आप पास कर चुके हैं ना, जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट आप दे चुके हैं, जो टेररिज्म के लॉज आप पास कर चुके हैं, क्या वो फाल हैं कि नहीं। अगर वो फाल हैं तो जो ये वायलेंस है TLP का, वो इनवाइट करता है और वो इन्वोक करता है कि उनके खिलाफ कानून अमल में आए। आर्बिट्री एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं, कानून अमल में लाया जाए। कानून और रियासत सिनोनिमस टर्म्स नहीं है, कानून और स्टेट ब्रुटैलिटी सिनोनिमस टर्म्स नहीं है। जब मैं 2018 में इश्तिहार लगा के अखबार में ये कह रहा था कि TLP को बैन करें, तो उसी 2018 में मैं सवाल उठा रहा था कि मुफ्ती सुल्तानी जिनकी उम्र 80 साल थी, उनको उठा के जेल में 10 दिन बंद किया गया बगैर उनकी दवाइयों और मेडिकल एड के, जिसके नतीजे में उनका इंतकाल हो गया और उनका ताल्लुक TLP से था। तो लोग तो ये कहेंगे कि जरान साहब आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या चाह रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टेट ब्रुटैलिटी एंड स्टेट टॉर्चर एंड रूल ऑफ लॉ आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स। हर काम जो रियासत करती है इसका मतलब नहीं कि वो आइन और कानून के तहत कर रही है। TLP को बैन करना एक प्रेसिडेंट बनाना है, जिसके तहत आपने पहले सिपा साहबा, अहले सुन्नत वल जमात, जमातुद दावा, ये बाकी जो तहरीकें बनती रही, इनका करते रहे। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब जगह जगह अलग अलग हलकों के अंदर जब आपने एंटी अहमदी रेथरिक इस्तेमाल करना होता है, तो ये तकरीरें PTI की स्टेट से भी होती हैं, ये तकरीरें नून लीग की स्टेट से भी होती हैं, ये तकरीरें पीपल्स पार्टी की स्टेट से भी होती हैं। जिस हल्के में पीपल्स पार्टी को जाके वोट लेना होता है, वो याद दिलाते हैं कि 74 में भुट्टो था जिसने सेकेंड आईनी तरमीम पास की थी। मगर दूसरे जब कराची में अर्बन सेंटर्स में खड़े होते हैं तो अपने आप को बड़ा लिबरल प्रोग्रेसिव साबित करने की कोशिश करते हैं। तो वो इशू तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि बुग्ज अवाम में, नफरत अवाम में, और जो अवाम की ट्रेनिंग हुई हुई है और जो सेंसिटिविटीज हैं वो चेंज नहीं होंगी। बट इट हैज टू स्टार्ट सम प्लेस ना, कि आपका कितना लेवल और थ्रेशोल्ड है कि क्या एक जमात ये सारे गैर कानूनी काम करके अपने आप को सियासी जमात भी बनवा सकती है और फिर इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में भी आ सकती है। तो फिर हम ये भी नहीं मानना चाहते कि माइट इज राइट या मेजॉरिटी। बट सर बाय एक्सटेंशन हमारी जिस तरह MKM जैसी पार्टीज हो या और पार्टीज हो, क्या उनका लीगल स्टेटस एज अ पार्टी भी चैलेंज होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए? आपको लगता है जहाँ जहाँ जब जिसने वायलेंस में एंगेज किए, जिस तरह की, अगर वो टेररिज्म या द कोड ऑफ कॉन्डक्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन अगर वो नहीं फिट बैठते, तो फिर पार्टियों को ये भी तो आप देखेंगे कि ये बड़ा एक मिसयूज़ का टूल बनता है। इलेक्शन सिंबल चेंज हो जाता है, इलेक्शन सिंबल चोरी हो जाता है, पार्टी को इफेक्टिवली डिसबैंड कर दिया जाता है। तो आप ऐसा टूल क्यों प्रोवाइड करना चाहेंगे स्टेट को? यानी कि ऑल टुगेदर डू अवे करना एक पार्टी के साथ, एज अपोज टू इंडिविजुअल्स को पनिश करना जो इंसाइट करते हैं वायलेंस को या जो उसमें इंगेज करते हैं या कंडक्ट करते हैं उस वायलेंस को। आप बात को फॉलो कर पा रहे हैं सर? मैं बिल्कुल फॉलो कर पा रहा हूँ। मगर देखिए, अभी तो MKM लंदन आपने MKM पाकिस्तान से अलग कर दी ना, और वो इसलिए अलग कर दी बिकॉज अल्ताफ हुसैन एंड यू आर नॉट सीइंग आई टू आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मगर 1980s के अंदर जितना भी वायलेंस हुआ, अगेन ये जो असला आता है क्या भारत से आ रहा था? हम वाकई में इस फजूल बात में यकीन करते हैं? ये आपकी ऑडियंस डिप्पू का सारा बना हुआ होता है जो प्रोवाइड करते हैं। बंदे तो भारत से आए थे तो असला भी आ सकता है सर, ये तो गलत बात है। ये जितने ऑपरेशंस जो 90s के अंदर हुए और जो रिसर्जेंस ऑफ MQM हुआ अंडर मुशर्रफ, और उसके बाद जो वायलेंस कराची ने देखा, जो बत्ता खोरी और बोरी बंद लाशों की हम बात कर रहे हैं, तो जब देखिए ये चीज को ध्यान में रखिएगा, the state will always have allies who have been given license to indulge in open violence because we are by definition a security state. सिक्योरिटी स्टेट के लिए एक मुस्तकिल सेंस एंड थ्रेट ऑफ केओस एंड लॉ एंड डिसऑर्डर बहुत जरूरी होता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो वो कभी डेथ स्क्वाड्स को इस्तेमाल करते हैं, कभी वो अपना रिलीजियस तंजीमों को इस्तेमाल करते हैं, कभी वो टेररिस्ट के अंदर गुड और बैड की तफरीक करते हैं, कभी वो डबल गेम खेल के अपने अंदर ही ऑपरेशंस कराते हैं और ये हवा बनाते हैं कि अगर कोई मकामी थ्रेट नहीं है तो कोई बैरूनी थ्रेट है। तो ये केओस तो रहेगा, और इसी वजह से चूंकि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, हम अपने पॉलिटिकल सेंटर्स भी चेंज
चेंज करते रहते हैं। कभी मुल्क का वाहिद हल इमरान खान होता है, कभी मुल्क की वाहिद निजात शहबाज शरीफ बन जाते हैं, कल को फिर मुल्क का वाहिद हल इमरान खान होंगे कुछ साल बाद, और ये बात आपको जीएचक्यू की प्रेसर में ही बताई जा रही होगी और हम फिर ताज्जुब का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि सर्टेनिटी जो है वो सिक्योरिटी स्टेट के लिए यूनिफॉर्मिटी, सर्टेनिटी, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और इस एक्सपेक्टेशन का पूरा होना, ये सिक्योरिटी स्टेट की मौत हो जाती है। तो ये अनसर्टेनिटी रखना बड़ी जरूरी है। तो मैं इस बात पे क्लोज करता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम लिया और मैं तंग भी खासी किया आपको, लेकिन जो सिक्योरिटी स्टेट का तस्वुर है, लोग हमारे जोग्राफिया के ऊपर उसको 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 चस्पा कर देते हैं कि यार ये तो मजबूरी है हमारी। लोग हमारी लिसानी और कौमी जो एक वो जो मोज़ेक है बहुत, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स है और मजहबी आरा का भी बहुत ही बड़ा वो एक मतलब जैसे आप कह लें खिचड़ी ही है, तो उसकी वजह से कहते हैं यार चूँकि ये सब निज़ाम है तो हमें एक वो डंडे के ज़रिए ही चलाना पड़ता है ये मुल्क, वरना ये मुल्क एज ए फिज़िकल एंटिटी जो एज़ इज़ जो है ना इसकी हैसियत वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो नुक्स वाला सारा एलिमेंट आ जाता है। इज़ देयर सेफ़ एग्ज़िट फ्राम सिक्योरिटी स्टेट वाला स्टेटस जो है, इज़ देयर अ सेफ़ एग्ज़िट या अ सेफ़ ट्रांजिशन इनटू अ सेफ़, मैं कह रहा हूँ कि नॉन रेवोल्यूशनरी, नॉन वायलेंट, नॉन यू नो कि वो ब्रेक डाउन हो जाए ऑफ सिविल सोसाइटी और बिल्कुल मतलब सूबों में लड़ाइयाँ हो रही हों और झगड़े हो रहे हों और सिविल वॉर हो रही हो, उसके अलावा इज़ देयर अ सेफ एग्जिट और अ ट्रांजिशन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ बीइंग ऑफ स्टेट, और वो क्या है? भाई पहली बात है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी स्टेट बनना ज़रूरी है उसकी जोग्राफी की वजह से, या जो पाकिस्तान चलाते हैं उनका पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट रखना ज़रूरी है ताकि उनकी हाकमियत कायम रहे। ये दो अलग बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान अंटार्कटिका में होता तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट बता रही होती कि आर्मी ज़रूरी है वरना वेल्स खा जाएंगी हमें आके, तो ये वेल्स और किलर शार्क्स को मारने के लिए हमें हर जगह मौजूद होना ज़रूरी है। तो वो सारे खतरे हमें वहाँ पे लाक होते हैं ना, तो कोई ना कोई खतरा पैदा कर दिया जाता या कोई ढकोसला करके कर दिया जाता। आप इराक के साथ मिलकर बलूचिस्तान तोड़ के अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, इस चक्कर के अंदर आपने पूरी बलूचिस्तान की हुकूमत को जेल में डाल दिया था, 10-10 साल लोगों ने सजाएं काटी। आपने कौन कौन से प्रोपेगेंडा इस मुल्क में नहीं किए? सियासी जमातों ने दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ किए, डेमोक्रेटिक लीडर्स ने, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स ने दूसरे डेमोक्रेटिक लीडर्स के खिलाफ किए। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पीस मुमकिन नहीं है तो फिर इसका मतलब है नेशनल एक्शन प्लान जो है रिफॉर्म के नाम पे धोखा है, पैगाम पाकिस्तान रिफॉर्म के नाम पे चूरन है। चूंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि जी पीस तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आप ड्रामा कर रहे हैं तमाम हल्का अहबाब को और मकातब फिक्र को बिठा के और बोल के कि जी ये सब लोग आपस में एक दूसरे से हेट स्पीच नहीं करेंगे और टेररिज्म को डिसोन करेंगे और वायलेंट स्पीचेस नहीं करेंगे और आपस में बैनुल इत्तेहाद मुस्लिमीन बनाने की कोशिश करेंगे। ये आप ही लेके आते हैं ना नेशनल एक्शन प्लान और पैगाम पाकिस्तान, तो आप खुद बताते हैं कि ये सारे रिफॉर्म्स मुमकिन हैं। आप ये 18वीं तरमीम के बाद बताते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स मुमकिन है, आप ही आर्टिकल 148 के बाद बताते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को पावर मिलना मुमकिन है, मगर कब देना है, कब? लोकल गवर्नमेंट्स बिल्कुल फाल हो जाती हैं जब एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेटर आके हुकूमत में बैठता है, चूंकि उस वक्त प्रोविंशियल हुकूमतें और नेशनल कौमी असेंबली आपने जीरो की हुई होती है, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है। आपने कभी इतनी फाल देखी है लोकल गवर्नमेंट जितनी फाल मुशर्रफ साहब के दौर में थी, मगर आज वो एग्जिस्ट नहीं करती पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर। तो हम पूरे सिस्टम को कभी प्रॉपर तौर पर सब करना मुमकिन है, हम करना नहीं चाहते, चूंकि अगर कर देंगे तो फिर जवाब खत्म हो जाएगा। और जवाब बात इतनी सी है कि जी पावर कोई कंसीड नहीं करना चाहता, वो लोग बेवकूफ हैं जो ओबामा को प्रेसिडेंट देख के समझते हैं कि सिया फार्म का इस्तेसाल अमेरिका में खत्म हो गया है, और फिर उनको मेल्कम एक्स का पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट कि निगर और हाउस निगर जो इस्तेलाह उसने इस्तेमाल की, उससे क्या मुराद थी और वो किसको डिफाइन कर रहा था और किसको एड्रेस कर रहा था, कि हु आर दोज हु ऑलवेज अपीज देयर व्हाइट मास्टर्स आर एक्चुअली ए सॉफ्ट फेस ऑफ द इंपीरियलिस्ट पावर्स। तो ना इस्तेसाल खत्म हुआ सिया फार्म का ओबामा के प्रेसिडेंट बनने से, ना खत्म होगा। 150 साल पहले उन्होंने कहा था कि स्लेवरी हमने बैन कर दी है। आज मॉडर्न प्रिजन सिस्टम्स के तहत वो स्लेवरी का सिस्टम अभी भी चला रहे हैं, गेटोवाइजेशन के तहत और प्रोजेक्ट्स के तहत वो स्लेवरी का सिस्टम अभी भी चला रहे हैं। उनके जो लॉज है जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जो नशा गोरा करता है उसकी सजा अलग है, जो नशा सिया फार्म करता है उसकी सजा अलग है, वो स्लेवरी का सिस्टम अभी भी चला रहे हैं। ये हिप हॉप कल्चर दिखा के कि जी वो फलाना मिलियनियर बन गया, फलाना बिलियनियर बन गया, जो सिया फार्म था वो बताने की कोशिश करते हैं कि इस्तेसाल खत्म हो गया है। तो हम अगर इस बेवकूफ़ी में और धोखे में रहना चाहते तो हम रहें। मतलब कि ये तो फिर ये बात होगी ना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर माशाल्लाह इतने पश्तून है, हमारी मिलिट्री में सेकंड लार्जेस्ट एथनिसिटी पश्तूनों की है, हमारी असेंबली में इतनी बड़ी पॉपुलेशन पश्तूनों की है, तो फिर पीटीएम क्यों रोती है? बलोचिस्तान की हुकूमत और काबीना उठाएं, कौन है जो बलोच नहीं है? शायद 2-3 पश्तून हो, बाकी तो सारे सरदार ही हैं। तो फिर बीवाईसी क्यों रोती है? तो अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन देके बोलेंगे कि जी हमारे मसाइल ही खत्म हो गए, तो ठीक है, आपको आपका खुद फरेबी मुबारक हो। आप शायद थक गए हैं और तंग आ गए और एग्जॉस्ट हो गए और ये मान के चल रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो चल रहा है इसी पे सब्र शुक्र करो और इसी को डिफेंड करो।
तो सो बी इट। या आपको लगता है कि यार एक माशरे का तबका भरा बैठा है टीएलपी पे, इनकी रेज बहुत ज्यादा है, तो हम भी 10 गालियां निकालते हैं और इस वेव को राइड करते हैं, अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं देते, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं देते, बिकॉज दिस विल हेल्प सॉलिडिफाई। मेरा तो मसला ये ना भाई कि मैंने आज तक कोई बेस सॉलिडिफाई नहीं की। आज आप मुझसे मुतमईन है, कल को ईवन पॉडकास्ट वाले मुझसे पिस ऑफ होंगे मेरे मुस्तकबिल के किसी तबसरे के ऊपर, मैं आज आपको बता देता नहीं हूं। तब भी आपसे गपशप तब भी हाँ, आपसे करेंगे। नहीं तबशब आप करेंगे, बट आपको शायद मेरा व्यू कोई बहुत बुरा लगेगा, तो बिकॉज देखिए मैं तो अभी भी लग सकते हैं, इसमें क्या होगी बात यार? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती भाई, आपने जिक्र कर दिया, मैं बताता हूँ ये प्लेटफॉर्मिंग, सॉरी बट प्लेटफॉर्मिंग, डी प्लेटफॉर्मिंग वाली चीज मुझे नहीं समझ आती ब्रदर। ये पॉइंट ये है कि पीपल आई बिलीव हैव स्लोली बिकम कैप्टिव टू देयर ओन सोशल मीडिया ऑडियंस, लाइक पॉलिटिशियंस एट टाइम्स बिकम कैप्टिव टू देयर ओन वोटर्स एंड पॉपुलर वोट बेस। तो आप कोई ना कोई वेव हमेशा राइट करना चाह रहे होते हैं और आप अपनी बेस को सॉलिडिफाई करना चाह रहे होते हैं। तो लगता है किसी को नहीं अपील कर रही, लगता है उनकी कौन सी वोट बेस है जो 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 मेरे भाई आप नून लीग और वोट एक सेंटेंस में कैसे बात कर रहे हैं? हालिया मौजूदा नून लीग की, ठीक है, जिनके एग्जेक्टिव ऑर्डर से नून लीग इस वक्त हुकूमत में है, क्या वो नून लीग से मुतमईन है? क्या उस बेस को सॉलिडिफाई कर रही है नून लीग बैठ के? क्या उसको कोई शिकायत दे रही है नून लीग किसी सतह के ऊपर? क्या उनसे किसी किस्म का पंगा ले रही है नून लीग? कह रहे हो रहा है थोड़ा, तो दे आर हेल्ड कैप्टिव, तो दे आर हेल्ड कैप्टिव। वो एक हद से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो 2/3 अक्सरियत लेके आए थे और उनको लग रहा था कि ही कैन टेक ऑन डिक्टेटर्स, एक जनरल को फारिग करके रिजाइन करवा दिया, दूसरे से भी हम ये काम करवा देंगे। तो ये ना, ये 2016 वाली है जो पनामा के अंदर लड़ रही थी, जो कि उनको पता था कि वो एक अच्छा खासा वोट बैंक लेके 2013 के अंदर आए हैं। इस वक्त नून लीग को पता है कि वो कहां खड़े क्या नहीं खड़े। सिंध के वोट के ऊपर फिर भी पीपल्स पार्टी थोड़ी फाइट दे सके या नाराजगी कर ले या एतराज कर ले, नून लीग इस वक्त इस कैपेसिटी में नहीं है कि इनसे कोई लड़ाई कर सके या नाराजगी अफोर्ड कर सके। तो हमारे जो सोशल मीडिया कमेंटेटर्स हैं, ये भी मैं देखता हूं कि इनको लगता है यार कि आधे लोग तो हमें वैसी गालियां देते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, अगर इनको हमने अकल तमीज सिखाना शुरू की तो ये भी हमें गालियां देंगे, तो फिर हमारा सपोर्टर कौन रहेगा? तो अगर ये कहीं फेयर है आपके अंदर, तो मैं आपको कहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे कहूंगा कि भाई जब भी आप अपना ये ट्विटर ऑन करते हैं या यूट्यूब ऑन करते हैं, अपने सामने कोई माइक या कैमरा लगाते हैं, आप पे एक जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी जो किसी पे होती है जब वो मेंबर पे बैठा होता है, कि आवाम आपकी तरफ मुतवज्जो दे रही है, तो खुदा के वास्ते सच बयान कीजिए, अपना सच बयान कीजिए, जमीनी हकायक बयान कीजिए, लोगों को मुतमईन करने में और गलती हो सकती है, लेकिन ये जो आप पार्टिजनशिप वाली बात कर रहे हैं ना, ये बहुत दुख देती है सर। गलती आप स्क्रू अप करता है बंदा, फॉल्स रिपोर्टिंग हो गई, खबर नहीं सही मिली, मिस रीड किया रूम को, मिस इंटरप्रेट किया खबर को, ये हो सकता है। लेकिन ये पार्टिजनशिप है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरा तबका जो है मुझे अब तो ये मतलब अब सो कॉल्ड लेफ्ट का नहीं है, माजरत के साथ सबका राइट विंग के लोगों के साथ आप बैठ जाए, बड़े से बड़े आलम बैठ के कहेंगे कि हाँ जी 295C जो है वो इस्लामी शरिया के मुताबिक प्राइवेटली उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, उसको इस्लाम के साथ कंफर्म करने की जरूरत है, अहादीस और सुन्नत में और कुरान में ये अहकामात नहीं मिलते, जरूरत है, मगर पब्लिकली कभी आके नहीं बोलेंगे, प्राइवेटली बोलेंगे। लेकिन थोड़े स्टेक्स का फर्क नहीं, थोड़ा सा क्या स्टेक्स का फर्क? यहाँ फंडिंग कम हो जाएगी, वहाँ हलाकत हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा स्टेक्स का तो मेरे भाई मुझे ये देखिए, मुझे बताइए कि किसी भी मनसब पे रहने के लिए आज अगर आप मुझे एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शुमार करते हैं, तो पहली बात तो ये कि मैं नहीं होता तय करने वाला कि ह्यूमन कौन है ना, मैं सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी पे बात नहीं कर सकता, सारे ह्यूमन हैं तो सबके राइट्स हैं। दूसरी बात, जब आप मुझे मुखातिब कर रहे हैं तो मैं वॉलंटियर करता हूं ना, अपने इश्यूज जो मैं रेज करता हूं, अपने कॉज जो मैं रेज करता हूं, आई पुट माई सेल्फ इन दैट पोजीशन दैट यू लुक एट मी एंड यू हैव एन एक्सपेक्टेशन कि इस मौजू पे इतनी बड़ी बर्बरियत पाकिस्तान पे होगी, आप खामोश क्यों हैं? तो किसी ने किसी के सर पे बंदूक रख के कहा है कि तुम मजहबी लीडर बनो या तुम सरगना बनो या तुम मेंबर पे बैठो, आप इसी चीज का एहसास दिला रहे हैं कि चूंकि आपने ऑप्ट किया है, आप उलमा का तकाजा ही यही है कि वो जान पे खेल के, यानी आलिम दीन का तकाजा है कि वो जान पे खेल के हक बयान करे। मेरे भाई तख्त पे याशी करते हुए हमारे इमाम जिनके हम दम भरते हैं नई जिंदगी से गए थे, जेलों के अंदर, हुकूमत खानों के अंदर बैत ना करते हुए खलीफा वक्त की या हाकिम वक्त की उन्होंने अपने आखिरी अयाम गुजारे हैं। तो जिन इमामों के हम दम भरते हैं, ठीक है, आयमा के, उनका आप हाल देख लीजिए। और अगर आप उससे ऊपर बात हुई ना कि फिर हो जाएगा कि मैं रिलीजियसली आपको जो है वो शर्म जलाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं।
नहीं, आप आपकी बेशक भी वो करबला लैंग्वेज है, का आप वाकया खुद देखिए, आपकी खुद या मजहबी जज्बात यकीनन होंगे। आप नहीं, आप बेशक करबला के वाकये के हवाले से बात कर लें, या आप इमाम अबू हनीफा या जो बाकी हमारे इमाम थे उनकी बात देख लीजिए कि जहां उनको कहा गया और उनको लगा कि पॉलिटिकली मुझे बैत नहीं करनी चाहिए, या मुझे कोर्ट का मेंबर नहीं बनना चाहिए, या मुझे एंडोर्समेंट नहीं देनी चाहिए इस वक्त इस खलीफा को, या जो भी इस वक्त हाकिम वक्त है, तो उन्होंने जेल को प्रेफर किया। उन्होंने सजाओं को, आज हम उनके काले दम भर लें, उनके लिए बड़ी बड़ी किताबें लिख दें, उनके फजाइल बताते फिरें, मगर उस वक्त कौन बोल रहा था उनके लिए जब उन्होंने कहा कि जी हम नहीं बादशाह को खुश करेंगे, हम जेल में जाएंगे? तो आप तनहा रह जाते हैं जब ये वक्त आता है। हम कूफी वालों को रोते हैं ना कि कूफियों ने तनहा छोड़ दिया था। आज आधी दुनिया जो है वो कहती है, जो आशना है करबला से जितने हैं वो सारे ही कहते हैं कि बहुत बड़ी कुर्बानी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कोई नहीं जो आंसू नहीं बहाता, मगर उस वक्त तनहा कर दिया था ना, 72 के 72 रह गए थे, बाकी सबने कहा कौन पावर के सामने खड़ा होगा। तो एट द राइट टाइम इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू से द राइट थिंग। मैं इसीलिए ये बड़े बड़े एग्जांपल्स नहीं देता कि खुदा ना खास्ता कहीं तस्वर में आ जाए कि मैं शायद अपने कैरेक्टर को बयान करने नहीं के लिए नहीं एनालॉजी ड्रॉ कर नहीं रहा नहीं, हूं। आपने उस तरह बहुत नहीं, गुनाहगार बिल्कुल आदमी हूं, मुझ में बहुत ऐब है, मुझ में शायद बहुत की कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगी, और शायद माजी के अंदर मैंने कोई बहुत भंड भी मारे होंगे, तो मैं इस तनाजुर में बात नहीं कर रहा। बट जिन रोल मॉडल्स को हम कोट करके एस्पायर करते हैं, हम फिर हकीकत देखें ना कि उस वक्त जब वक्त होता है बात करने का, तन्हाई होते हैं लोग और माइनॉरिटी में होते हैं लोग। ये बाद में वही बात है मेजोरिटी की जो कहती है यार वो बड़ी बिल्कुल सही बात करते थे, हमें ऐसा होना चाहिए, मगर जब आपके सामने कोई खड़ा होगा यजीद, तो आप भी भाग जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बड़ी मतलब मुझे भी महसूस हुआ कि आपने दिल खोल के बात की है। कि जो आपने जैसे कहा कि एंड पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैंने भी भंडे मारी हुई होंगी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस का मजमूआ है, और इवन नाउ जो ये गुफ्तगू है वाइल बीइंग एबल टू क्रिटिसाइज टीएलपी एंड आस्क फॉर अ पोटेंशियल लीगल बैनिंग, आप जो आप कायल हैं, मैं कायल नहीं हूँ पर्सनली, आई थिंक इट डजंट वर्क, आई थिंक वो इश्तियाल देती है मसले को। आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी आइडियाज़ को इजाज़त होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल अपने वो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करें। कानून तोड़े तो लोगों को, इंडिविजुअल को सजा दें आप, बैनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर मेरी राय अपनी लंबी बहस हो जाएगी, बट द फैक्ट कि आप इतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ अपने आइडियाज़ को लेके चल रहे हैं, और वो मतलब काबिल दीद बात है। और मतलब ऐसे अगर कोई 10-20 और सियासतदान आ जाए मार्केट में तो शायद कोई मामला ठीक ही ना हो जाए। मैं तो मतलब खुश और ये आपसे, और आपको ये देख के बात खुशी जरूर होता हूँ। हमें ये बात हमें ज़रूर हाईलाइट करनी पड़ेगी, और मैं जानना चाहता हूँ कौन सा पाकिस्तान के अंदर इंसान है, वो किसी भी साइड का हो, जो इस बात को डिफेंड करेगा कि इवन बिफोर द क्रैकडाउन ऑफ मुरीद के स्टार्टेड, आपने किस कानून के तहत साद रिजवी के खानदान को, उसके मासूम बच्चों को 3 डिटेन MPO किया था? सर। क्या आप 1.5 साल के और 2 साल और 3 साल के बच्चों को भी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट शुमार करते हैं? ये तो फिर इसराइल की आर्गुमेंट है कि गजा का हर एक बच्चा हमास का ऑपरेटिव है, वो 3 साल का भी टेररिस्ट इन ट्रेनिंग है। तो या तो फिर आप बिल्कुल उस ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और आप कहते हैं कि जो हमारे मुखालिफ है उसके कम से कम बच्चे को भी मार दो, कोई इंसानियत को डिजर्व नहीं करता। तो ये 3 एमपीओ की भी आप बात कर रहे हैं, 4 महीने पहले एटीसी में, फिर एमपीओ में सब साद रजी को 2021 में बंद रखा गया था। मैंने उस वक्त भी पोस्ट किया था कि ये आर्बिट्री अब्यूज ऑफ पावर्स है, अगर करना है तो ट्रायल करें, प्रोसिक्यूट करें, एमपीओ से बंद ना करें। सर मैं ठीक इसलिए है, बैनिंग के तो भी खिलाफ हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक स्लिपरी स्लोप है कि वहाँ से कि ये डेमोक्रेटिक हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इतना नुकसान किया इस फर्द ने कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रेलीगेट हो रहा है। अगला स्टेप फिर इसमें यही होता है सर कि ये ह्यूमैनिटी से भी रेलीगेट हो रहा है। समथिंग एंड्स अप बिकमिंग ए सिंबल ऑफ समथिंग। अगर क्रेन जो है वो सिंबल बन गया है मुमताज कादरी का, अगर क्रेन जो है वो सिंबल बन गया है ऑल इज फेयर इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द ऑनर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अगर क्रेन सिंबल बन गया है कि जी इस झंडे को लहरा के हम थाने को भी आग लगा सकते हैं, तो वी नीड टू डू अवे विद दोस सिंबल्स। अगेन वो थॉट रहेगा, मगर उस थॉट को आपने किस हद तक लीगल कवर देना है, रियासत ने कहीं मुश्किल फैसला करना होगा। मगर फिर वही बात होगी, जब आप टीएलपी को बैन करेंगे तो उन तमाम सियासतदानों का भी आप अकाउंटेबिलिटी करें जो टीएलपी की जबान बोलते हैं किसी दूसरी पार्टी के बैनर में खड़े होकर अपने हल्के से वोट लेने के लिए। भाई मैं जब 2018 में कैंपेन कर रहा था तो मेरे ही हल्के की आवाम कह रही थी ना कि फलाने को काफिर बोलो और फलाने को लान तान करो, वो मेरे ही हल्के के वोटर्स थे ना, वो कोई मखसूस टीएलपी का गढ़ तो नहीं था, वो आम आवाम थी जिनके अंदर ये व्यू और राय पाई जाती है। मैंने ऑप्ट किया कि मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट सेल आउट माई प्रिंसिपल्स, बेशक आप मुझे वोट ना करें, बट अगर मैं वो काम करता तो मुझे टीएलपी का झंडा उठाने की तो जरूरत नहीं है उस रेसिज्म में, उस बिगेटरी में इंडल्ज करने के लिए। तो इन तमाम लोगों का भी तो मुहासरा हो जो अलग अलग पार्टी से बैठ के इस बिगेटरी में करते हैं और पार्टीज इनको इस्तेमाल करती है। मेरी वही पता नहीं, ये लैंग्वेज वाला जो आपने बात किया ना कि जो रेटरिक इस्तेमाल करता है, जो हेट स्पीच लॉज जनरली दुनिया में यूज़ करते हैं, मुझे लगता है बड़ा ख़तरनाक स्लिपरी स्लोप होता है ये एक ड्रकोनियन मेजर्स लेने का, सरकार को और हथकंडे पकड़ाने का। मुझे ऐसे लगता है
कि आप जब देखिए मिसाल वो तो तौर पर कोई मिसाल तौर भी। पर सर हाँ नाटसीज को, हाँ। नाटसी पार्टीज को यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में बैन करके उखाड़ कुछ नहीं लिया। नाटसीज़म अरूज पे है अपने, आज अपने अरूज के ऊपर है। तो तो लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि नाजीज़म। जैसे अगर इन लोगों को गुफ्तगू करने की इजाज़त होगी, टीएलपी अगर टीवी पे आएगी, इवन मैं कहता हूँ कि माजरत के साथ बीएलए टीटीपी जैसे लोग के भी रिप्रेजेंटेटिव्स अगर टीवी पे उनको नॉर्मल तरीके से बात करने की इजाज़त होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस तरह देखिए सर मतलब जी, किस हालात में क्या आप मामला है। मसला ये है कि आप इस्तेसाल को अगर इस्तेसाल से रिप्लेस करेंगे तो चेंज नहीं आएगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि यूरोप में न्यू लिबरलिज्म आ गई और वो जो है बड़ा ही जस्ट और डेमोक्रेटिक रूल ऑफ सिस्टम था और उसने लोगों के लिए ग्रीवेंसेस क्रिएट नहीं किए और लोगों को कॉर्नर नहीं जी, किया और लोगों को कैंसिल नहीं किया और लोगों के लिए मसाइल नहीं खड़े किए, तो वो फिर हमारा गलत व्यू है ना। तो टीएलपी को बैन करने से मुराद ये है कि आप फिर एक जस्टिस और फेयरनेस और आइन के तनाजुर में जो प्रॉपर बात है वो आप रखेंगे। मगर अगर आप इस सिस्टम को हटा के किसी और सिस्टम से, यानी कि मुरीदके के अंदर जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनको क्रश करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है उसको रिप्लेस करेगी, तो ये थॉट कभी एड्रेस नहीं होगा। आपको बड़ा बनना होगा, आपको ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन करनी होगी, आपको अपने माजी के भंड ओन करने होंगे, आपको अपना अमाल नामा सामने रखना होगा आवाम के और आपको तस्लीम करना होगा हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। जब आप लीड करेंगे बाय एग्जांपल तो फिर आप इस हेट स्पीच को एड्रेस कर सकेंगे। हेट स्पीच खत्म नहीं हो जाएगी टीएलपी को बैन करने से। दैट इज ओनली अ क्वेश्चन टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच यू वांट टू फॉर्मलाइज इट। बट सिर्फ ये चीजें बैन करने से आप हेट स्पीच को एड्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको माशरे के अंदर से इस्तेसाल खत्म करना है, लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है और खुद जो हिपोक्रेसी है रियासत की उसमें आपने इंडल्ज नहीं करना है। जब तक वो नहीं होगी लोग अपने अपने लिए जो है कोई ना कोई पैदा करते रहेंगे। आज जो इतनी बड़ी मूवमेंट नौजवानों में खासतौर पे हमेशा पॉपुलर होती है, हिज़्ब तहरीर के नाम से पहले बड़ी मशहूर थी, अभी भी वो थॉट पाया जाता है। जो हमारे सारे खिलाफत के शौकीन हैं वो क्यों है? क्योंकि वो रियासत का दोगलापन देखते हैं ना, इसलिए जी, नौजवान बड़े उनसे मुतासिर हो जाते हैं हिज़्ब तहरीर या वालों से। या उस यार यार फिक्र बात से तो जी। सही कर रहे हो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया है? बिकॉज जो प्लेयर्स और कैरेक्टर्स हैं डेमोक्रेसी में वो इतने करप्ट हैं कि वो जवाब पैदा कर देते हैं कि जी म्यूटिनी हो जाए और खिलाफत आ जाए और पैन इस्लामिक ये नोशन हसन बन जाए। इकबाल साहब खुद तो जाके ऑक्सफोर्ड हाँ ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट कर रहे थे कि हाँ। लिबरल डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो ये जिब्रान भाई इस्तेसाल को इस्तेसाल से रिप्लेस करेंगे तो फिर तो फंसने बहुत का हल नहीं मेहरबानी, निकलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त ले लिया आपका और बहुत सी बातें हाँ और भी करने को, लेकिन इख्तलाफ जारी रहेगा। लेकिन ये जो बात है कि एक हाँ दूसरे को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, आपने एक बात वाज़ेह कर दी कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में जो हम फड्डे फुड्डे करते हैं ना आपस में सारे, कि ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये फलाना, ये टमाक है, ये डिसइनजेनवस है, ये जेन्युइन है, ये फलाना है, इस सब के अंदर जो है वो पावर कॉरिडोर एक ही है और वो अपना काम जारी रखता है, कभी किसी को फेवर दे के, कभी किसी को फेवर दे के। तो जैसे मतलब जैसे आपको उससे बढ़ के पार्टिजनशिप से और इकट्ठे हो के हमें पार्टिजन तरीके से जैसे एक रिकग्नाइज करना चाहिए हमारी प्रॉब्लम्स को और उनको एड ऑन फेस करना चाहिए। जिब्रान भाई थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम।